हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन से स्टडी। तो आज हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि यूपीएससी सीएससी 2022 में आया था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स दी हुई थी जिसमें से बताना था कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो इसमें से बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 368 में, जो कि पार्ट 20 में आता है। तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में आता है। अगला ये बात ध्यान रखनी है कि केशवानंद भारती केस 1973 में आया था जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, ये ध्यान रखते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये केस ध्यान रखिएगा कि केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था। अब देख लेते हैं कि अमेंडमेंट करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो ये है कि अमेंडमेंट बिल जो लाया जाएगा वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो यही है कि अमेंडमेंट बिल वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बट ये ध्यान रखना है कि स्टेट असेंबली में ये लाया नहीं जा सकता, ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगला प्रोविज़न ये है कि मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर यानी कि गवर्नमेंट मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर यानी कि एमपीज़ जो हैं वो दोनों अमेंडमेंट बिल को ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा, हमने देखा था कि मनी बिल के केस में क्या था कि मनी बिल सबसे पहले तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा ये कि लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं होता, इसमें किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं और प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला ये है कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होगा। किस मेजॉरिटी से? तो ये पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? ये होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि जितनी स्ट्रेंथ है, सपोज़ करते हैं कि ये बिल लाया गया है लोकसभा में और लोकसभा में इस बिल को पास करना है। तो मेजॉरिटी क्या होगी? सबसे पहला तो ये होगा कि जितनी स्ट्रेंथ है उसका 50 + 1%। ठीक है। और दूसरा क्या कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग के लिए जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3। तो इन दोनों को मिला के यानी कि जितनी स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर हाउस में उसका 50 + 1%। और दूसरा कि जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग के लिए उनका 2/3। तो इन दोनों को मिला करके स्पेशल मेजॉरिटी आती है और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेम मेजॉरिटी से पास करना होता है। अगला प्रोविज़न क्या है कि अमेंडमेंट बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। यानी कि यदि किसी अमेंडमेंट को लेकर के यदि दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट होता है
तो इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। जबकि हमने देखा कि जो नॉर्मल बिल्स होते हैं, ऑर्डनरी बिल्स होती हैं, वहाँ पर हम जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। लेकिन अमेंडमेंट बिल के केस में ऐसा नहीं होता। अगला प्रोविज़न क्या है? अगला प्रोविज़न ये है कि यदि कोई ऐसा प्रोविज़न जो कि फेडरल प्रोविज़न्स हो, लाइक हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, हमें 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस तरीके के जो फेडरल प्रोविज़न्स हैं, उनमें यदि कोई अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए एक तो स्पेशल मेजॉरिटी की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, उसके साथ-साथ हमें 50% जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनकी भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। 50% ऑफ द स्टेट्स जो होंगे, उनको अपने स्टेट असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा अमेंडमेंट बिल को, और इसके साथ पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करेगी। किस केस में? यदि कोई ऐसा प्रोविज़न चेंज करना है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि यदि पास होने के बाद, यदि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बिल वो आएगा। अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ना तो वो उसको विथहोल्ड कर सकता है, ना ही उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, और ना ही वो उसको रिटर्न कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट बिल के केस में क्या करना होगा? अपना एसेंट देना ही होगा। जबकि हमने क्या देखा कि ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो हाँ कर सकता है, या तो वो उसको मना कर सकता है, या तो उसको विथहोल्ड यानी कि अपने पास रख सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हमें कुछ चेंजेस करने हो फंडामेंटल राइट्स में, तो वहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। यदि डीपीएसपीज़ में चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर की, यदि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो कौन-कौन से प्रोविज़न्स हैं? पहला है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कुछ चेंजेस करना हो। यदि हमें यूनियन और स्टेट्स के पावर को कुछ एक्सटेंड करना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कुछ मैटर हो, जीएसटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हो, तो इस तरीके से यदि कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हो, तो वहाँ पर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और 50% ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो जो बिल होगा, अमेंडमेंट बिल होगा, उसे पास करना होगा, अपना कंसेंट देना होगा। तो अभी हमने ये कुछ प्रोविज़न्स देखे, तो आइए दोबारा से हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था। तो पहला जो स्टेटमेंट था, वो ये था कि अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए हमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सेकंड पॉइंट में कि प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जिससे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्या है? अगला जो स्टेटमेंट वो ये है, वो ये बोल रहा है कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और एसेंट। हाँ, तो हमने देखा था, हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, उसको देना ही पड़ेगा, वो ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट पर। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, एंड नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो हमने क्या देखा कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसे पास करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, और हमने देखा कि नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी दो स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर है बी, सेकंड एंड थ्री। तो आज हमने अमेंडमेंट के प्रोविज़न को समझने की कोशिश की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।